नमस्कार मित्रों, मैं आज रेकी की इस यात्रा में आपका हमसफर, आपका रेकी गुरु आलाप दोषी, आप सभी का आदर्श अहमदाबाद की ओर से सहृदय धन्यवाद करता हूं। मित्रों, बहुत समय के बाद हम वापस मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिन, बहुत बरस निकल गए। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का सहृदय वापस अभिवादन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब मुझे जो प्रेम दे रहे हैं, मुझे जिस तरीके से ये हौसला दे रहे हैं कि मैं रेकी की मेरी जो भी कुछ जानकारी है आप सभी से मैं शेयर कर पाऊं। मित्रों, आप लोगों की हर एक बार जो कमेंट्स आती हैं, जिस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, जिस तरीके से आप सहृदय मेरी गलतियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, बस मित्रों यही चाह है कि आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। जहां पर मेरी कोई गलती है या जहां पर आपको लग रहा है कि आलाप इस चीज को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा अगर इसको हम एक अलग तरीके से अगर प्रेजेंट करें तो बहुत लोगों को फायदा होगा। मित्रों, इस जो स्टेज पर हम मिल रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि जितना हो सके उतना समाज में हमें इसका फैलावा करना है। सिर्फ रेकी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेकी के उन सिद्धांतों के बारे में जिस सिद्धांत को आज आप और मैं सब इकट्ठा होके कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसका एक अच्छा सा परिणाम भुगत रहे हैं। आज हमारी जिंदगी शांतिमय है, आज हमारी जिंदगी आनंदमय है, तो उसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, जिसमें से एक रेकी की फिलॉसफी भी है, जिसने आज मित्रों हमें रेकी की वजह से जीवन को किस नजरिए से देखना है, जीवन को किस नजरिए से हमें पसार करना है, ये हमें सतत महसूस होता है। ये हमारी जिंदगी को एक नया ही टर्न दे रहा है, एक नया ही मोड़ दे रहा है। इसीलिए आज मैं आपसे एक खुलासा करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि आलाप जो रेकी के सेशंस ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग अटेंड कर सकते हैं कि जिनको रेकी के बारे में कुछ मालूमात है, जो रेकी के फील्ड में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि हमारी किसी भी सेशन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो कहीं ना कहीं मैंने रेकी की हर एक सेशन को हमारे जीवन में बड़े ही नॉर्मलिटी के साथ अगर हमें एक्सेप्ट करना है, अगर मान लीजिए मुझे रेकी नहीं आती है, तो मैं इस सिद्धांत का, इस मूल का मैं कैसे उपयोग कर पाऊं, मैं उसी तरीके से आप सबको कहीं ना कहीं बताने का प्रयत्न करता हूं। वैसे हकीकत है दोस्तों कि जब भी आप रेकी के सेशन के लिए बात करते हैं तो चक्र की बात आती है, रेकी के सिंबल्स की बात आती है, लेकिन अभी तक मैंने मेरे एक भी सेशन में यह नहीं किया है कि मैं सिंबल वगैरह की बात करूं। मैं सबसे पहले यह चाहता हूं कि रेकी किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है, रेकी एक फिलॉसफी है और वो जितना हो सके उतना समाज में हमें फैलाना है। यह कब हो सकता है? जब आपको यह लगे हां, हमारे जीवन में कुछ बदलाव है, हमारी जिंदगी जो पेचीदा थी आज हमें उसमें कोई बदलाव सा दिख रहा है। मित्रों, बस हम इसी तरीके से हमारे रेकी के सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सहकार और आशीर्वाद देते रहिएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। सबसे पहले बिलेटेड मिच्छामी दुक्कड़म। जो भी मेरे जैन मित्र हैं, जो दर्शक हैं, उन सभी को मिच्छामी दुक्कड़म। दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि मिच्छामी दुक्कड़म जो शब्द है वो सिर्फ जैन के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और एज अ रेकी हीलर मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि जब भी चांस मिले, देखिए हमसे पर्यूषण के दिन में ही मिच्छामी दुक्कड़म करेंगे, सॉरी बोलेंगे, ये नहीं है जरूरी, लेकिन हम हमारे जीवन में हर एक पल जहां कहीं गलती होती है हमें यह एहसास होता है, जब भी लगता है कि हमारे से किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है,
उसके मन को ठेस पहुंची है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है, बस वही एक सच्चा समय होता है मिच्छामि दुक्कडम कहने का। मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम हमारे नित्य काम में, हमारे हर एक जिंदगी के पहलू में जितने भी जीव को कहीं ना कहीं अगर दुख देते हैं तो हम हृदय से मिच्छामि दुक्कडम करेंगे। अगर आप बोल पाते हैं, अच्छी बात है। बोल पाते हैं का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग अबोल हैं या मूंगे हैं, लेकिन कई बार हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। कई बार यह भी होता है कि अगर हम किसी को सॉरी बोलने जाए तो सामने वाला वापस बैक मारता है, हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम हृदय से उस जीव को, उस इंसान को सॉरी बोलेंगे, मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे। यह महापर्व तो गया, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे लिए पर्युषण पर्व 365 दिन के लिए महापर्व है, और हम 365 दिन इसकी जोर शोर से, मजेदार तरीके से बस इस त्योहार को मनाते रहेंगे। दूसरे, हमारे गणपति बाप्पा, हमारी जितनी भी मनोकामना है या जितने भी कार्य हैं, वो सब विघ्नहर्ता को भी आज हम याद करेंगे। गणेश चतुर्थी गई, लेकिन फिर भी गणपति बाप्पा को हम याद करेंगे। फिलोसॉफी तो बहुत सारी है, मिच्छामि दुक्कडम के लिए है, गणेश जी के लिए है, उसको किस एंगल से देखना है, सारी फिलोसॉफी है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। हमारा सेशन रेकी के बारे में है। तो वापस मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी कोई भी सेशन जिस व्यक्ति को भी रेकी आती है या नहीं आती है वो अटेंड कर सकता है। उसे कहीं ना कहीं जिंदगी के बारे में एक अच्छा सा पहलू मिलेगा, मुझे यह विश्वास है। दोस्तों, आप सबके वापस बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन इस बार माफ कीजिएगा, ये एक लास्ट सेशन रहेगा हमारा अफर्मेशंस के बारे में। इससे ज्यादा हम अफर्मेशन के लिए क्वेश्चन आंसर के सेशंस नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। अगर में कहीं पर भी हमें समय मिलता है तो पक्का मैं आपके उस प्रश्न के उत्तर दूंगा। दूसरा एक निवेदन है आप सभी से कि दोस्तों, आप जब भी मुझे कमेंट करते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आज तक के जितने भी सेशन हुए हैं, हर एक सेशन के मैंने आप सभी को जवाब दिए हैं। कृपया आप लोगों ने अगर उस जवाब को नहीं देखा है तो एक बार शांति से देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो निवेदन है कि आप आदर्श अहमदाबाद के थ्रू मेरा कांटेक्ट करें। आदर्श अहमदाबाद संस्था से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और फिर मेरा कांटेक्ट कीजिए। बाकी आपकी जितनी भी क्वारीज हैं, जो आप कमेंट यहां पे लिखते हैं, लाइव सेशन में लिखते हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स के मैंने ऑलरेडी जवाब दिए हुए हैं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसीलिए आज थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है या तो कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो उस चीज को हम क्लियर कर पाए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे यह बोला है कि सर आप जो मेडिटेशन करवाते हैं वो बढ़िया रहता है, एकदम जबरदस्त है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। माफ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल सकती क्योंकि ये लाइव सेशन है, लेकिन लाइव सेशन को आप आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी कुछ साइट है वहां पे जाके आप सेव कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी डिमांड किया है कि सर अगर हो सके तो आप मेडिटेशंस भी ज्यादा कराएं। दोस्तों, आप सभी का ये जो प्रतिभाव है, जो प्रेम है, जो रिक्वेस्ट है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब से हम ये थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कि जितना हो सके हर एक सेशन में, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी हम मेडिटेशन पक्का करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो आज मित्रों हम हमारे पुराने सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो रेकी अफर्मेशंस क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न आए हैं उस प्रश्नों को आज हम लेते हैं और फिर देखते हैं। दूसरी बात मित्रों, ये लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन में आप बहुत सारे कमेंट करते हैं। कई बार यह भी होता है कि आपने कमेंट में कोई क्वेश्चन मुझे पूछा है जो इसी सेशन के रेलेवेंस में है, लेकिन माफ कीजिएगा कि मैं कमेंट पर फोकस नहीं करता हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि जो मेरा डायलॉग डिलीवरी है, जो टॉपिक है, उसी पर फोकस रहती है। और दूसरी बात कि अगर मैं कमेंट्स को देखने जाऊं तो ऊपर नीचे मेरा आई मूवमेंट रहेगा, मेरा ये फेस मूवमेंट रहेगा।
तो आपको खुद को देखने में मजा नहीं आएगा। तीसरी बात, कमेंट आप इतने प्रेम से करते हैं, इतने जोरदार करते हैं कि एक कमेंट को मैं पढ़ने जाऊं उससे पहले नीचे दूसरा कमेंट आता है और आगे वाले कमेंट्स को स्क्रॉल अप हो जाता है। अगर मैं वापस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करूं तो भी मजा नहीं आएगा, आपको बीच बीच में मेरी उंगली दिखेगी। इसलिए कृपया ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप डालिए, मैं उसके उत्तर आपको अवश्य दूंगा, या तो फिर आदर्श अमदावाद से कांटेक्ट करके भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके अवश्य आंसर आपको मिलेंगे। जब तक आपको संतोष ना होगा तब तक मैं आपको जवाब देता रहूंगा। और यही तो हमारा आदर्श अमदावाद का एक सपना है, एक ध्येय है कि जितने हो सके उतने सबको रेकी का ज्ञान बांटना है, और आज हम सब उसी में भागीदार हो रहे हैं। दोस्तों, हम हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं तो जो प्रश्न आए हैं उस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक भाई साहब मुझे यह पूछ रहे हैं कि रेकी द्वारा प्रश्न के उत्तर अगर जानने हैं तो हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारी अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हमारा जो सेशन है वो अफर्मेशंस का है, तो मैं सिर्फ अफर्मेशन के बारे में बात करूंगा आपसे। तो आप अलग अलग तरीके से अफर्मेट कर सकते हैं खुद को। अफर्मेशंस जब भी आप करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए जब आप रेकी पसार करते हैं या तो कोई प्रश्न है, प्रश्न के लिए आप डिटेल में कोई जवाब फाइंड आउट करना चाहते हैं हां या ना में, तो खुद को ही ऑर्डर कीजिए, खुद को ही अफर्म कीजिए कि भाई अगर मान लीजिए मैं रेकी पसार कर रहा हूं, इस दौरान अगर मेरे मान लीजिए राइट हैंड में से अगर ऐसा लग रहा है कि प्रवाह जा रहा है, रेकी शक्ति पसार हो रही है, और लेफ्ट हैंड में मान लीजिए कि कोई मुझे एहसास नहीं हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब यस में मिलेगा। मान लीजिए भाई मेरी लड़की है, उसकी शादी अच्छे घराने में होगी या नहीं, ये प्रश्न है। मैं एक नया धंधा चालू करना चाहता हूं, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को विजुअलाइज करना है। कई लोगों का यह भी प्रश्न था कि विजुअलाइज हम नहीं कर पाते हैं। अब विजुअलाइज का मतलब देखिए, ये कोई स्टैंडर्ड घिसी पिटी पैटर्न नहीं है कि आपने एक तरीका सा सब स्टेटमेंट है, आप बस वो बोलते जा रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू फील इट, ये काम नहीं करेगा। यहां पर बड़ी ही पतली सी भेद रेखा है, एक है अफर्मेशन और उसके वजह से जो रेकी काम करती है, और दूसरा है साइकोलॉजी। क्योंकि आपको यह मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड की थियरी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो कई बार यह हो सकता है कि आपने पहले से तय करके आप बैठे हैं और आपने यह बोला कि मेरा धंधा सफल होगा या नहीं होगा, और फिर यह फील कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए मेरे राइट हैंड में से रेकी जा रही है, जा रही है, जा रही है। जी नहीं, यहां पर आपको रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व नहीं करना है, आई से कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में या जो भी पोस्चर आपको कंफर्टेबल है उसमें आप बैठिए 5 मिनट 10 मिनट। हो सकता है कि सिर्फ एक बार में आपको जवाब न मिले, एक वीक तक, एक महीने तक आपको बैठना भी पड़ेगा, और तब जाके आप कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये जो प्रश्न है इसके लिए मैं स्पेसिफिक बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति रेकी सीखा हुआ है, इस प्रश्न के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, वही व्यक्ति रेकी से जवाब प्राप्त कर पाएगा। इस तरीके से जवाब प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका मुख्य कारण है कि रेकी सीखते वक्त उस ने अपने गुरु के पास से शक्तिपात लिया था, अट्यूनमेंट लिया था, जिसकी वजह से अब वो रेकी का एक चैनल बन चुका है। तो रेकी आपके जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए आपको जवाब देती है, लेकिन इस जवाब को समझना पड़ता है। देखिए, ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस तरीके से नहीं है कि जहां पर जवाब दिया, हां या ना में जवाब दिया, वापस एक प्रश्न किया। रेकी शक्ति को समझना पड़ेगा कि रेकी आपसे क्या चाहती है, रेकी आपको क्या बता रही है, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर राइट हैंड से रेकी जा रही है तो हां है, लेफ्ट हैंड से जा रही है तो ना है। ये भी कई बार कई लोग करते हैं कि मान लीजिए दोनों हाथों में से रेकी का प्रवाह जा रहा है तो मैंने उसको हां समझ लिया,
और दूसरी बात कि अगर दोनों हाथों में से रेकी का प्रवाह नहीं जा रहा है, मैं उसको ना समझ रहा हूं। लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा कि सही में ये उत्तर रेकी से मिला है या आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है। लेकिन हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि आप जो भी प्रश्न करें सबका हो सके उतना हकारात्मक ही दृष्टिकोण हो और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम क्वेश्चन मार्क करके आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अफर्मेशन में जब आप फील करें, जब आप उसको विजुअलाइज करें, तो आपको उसमें तन्मयाकार होना है। जिस लोगों को रेकी आती हैं वो लोग अफर्मेशन के साथ, अगर मान लीजिए चक्र की नॉलेज है तो चक्र को बेस बना के रेकी पसार करें, या रेकी के जो सिंबल हैं अगर वो सिंबल्स अगर उनको आते हैं तो उसका भी वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो परिणाम है या हम जो चाहते हैं, हमारी जो अपेक्षा है, वो बड़ी ही सरलता के साथ और जल्दी से वो परिपूर्ण होगी। लेकिन वापस बाकी के जो प्रश्न हैं उसमें अगर आप रेकी नहीं भी सीखें लेकिन अच्छे भाव तो आप डाल ही सकते हैं और परिणाम आपको पक्का मिल सकता है। दूसरा प्रश्न एक बहन जी ने मुझे पूछा है, जो वो ये बता रही हैं कि अन्याय से मुक्ति अगर हमें चाहिए या तो न्याय की प्राप्ति चाहिए तो हम कैसे अफर्मेशन डालें। दोस्तों हकीकत में ऐसा है कि न्याय अन्याय ये कौन तय करेगा। ठीक है, हम व्यवहारिक भाषा में बात करते हैं तो अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय पे डिपेंड किया जाएगा कि किस तरीके का अन्याय है और उस हिसाब से आप आपके अफर्मेशंस को तैयार कर सकते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ जैसे बोलते हैं एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में यह है कि मान लीजिए कि कोर्ट केस चल रही है, मैं एकदम विक्टिम बन गया, मैं एकदम जिसे बोलते हैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी मेरे पर कोर्ट केस चल रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। या तो फिर मान लीजिए मिल्कियत का जो विभाजन है, आज ही सुबह एक औरत का भी क्वेश्चन आया था कि करीबन उनके घर में, उनके फैमिली में 20 से 22 साल से करीबन मिल्कियत के विभाजन के लिए कुछ झगड़े चल रहे हैं। तो वही चीज यहां पर भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्यापार में कुछ अन्याय हो गया, आपके ऑफिस में कुछ अन्याय हो रहा है, आपका भाड़ुआत अगर मान लीजिए आपका जो टेनेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है और आप उसे कब से मांग रहे हैं कि भाई तू खाली कर, आपके कुछ पैसे फंस गए हैं, चाहे रिलेटिव में फंसे हैं, चाहे बिजनेस में फंसे हैं, जहां कहीं पर भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आपकी फंस गई हैं, मान लीजिए कोई चीज खो गई है या तो किसी ने उस चीज को चोरी कर लिया हुआ है, वगैरह वगैरह। मैंने ये सारे इलस्ट्रेशंस को एक ही क्वेश्चन में मैं डाल के आपको दे रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारा अन्याय है। तो मित्रों, जब आप अफर्मेशंस तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको आप पर यह विश्वास होना चाहिए, रेकी शक्ति पर यह विश्वास होना चाहिए कि आप जिस किसी भी घटना के लिए अफर्मेशन फील कर रहे हैं वो पक्का होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ टेक्निकल अपनी जिसे बोलते हैं ना दिमाग दौड़ाते हैं। मान लीजिए कोर्ट केस है, मैं मानता हूं कि सारे के सारे विटनेसेस जो भी हैं वो हमारे खिलाफ हैं, सारे प्रोविजंस या तो सारे जो भी प्रूफ्स हैं वो हमारे खिलाफ हैं। जब आप ये मानते हैं, जब आप ये जानते हैं कि यार सब खिलाफ हैं, तो अपन तो कैसे जीतेंगे। तो माफ कीजिएगा, अफर्मेशन उसमें मदद नहीं कर पाएगा। आपने खुद ने ही सरेंडर कर दिया, आपने खुद ने ही यह स्वीकार कर लिया कि हां मैं हारूंगा, ये केस मेरा अब गया। जी नहीं, जब तक कोर्ट का मुख्य डिसीजन नहीं आता है तब तक आपको हारना नहीं है, चाहे वास्तविकता कितनी भी है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव होके ही जाना है और अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। अफर्मेशन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात, आपके जो भी विटनेसेस हैं, ये सारे के सारे विटनेसेस सत्य बोल रहे हैं, सारे विटनेसेस आपके फेवर में बोल रहे हैं। सारे विटनेसेस अब तक उन्होंने जो गलत विटनेसेस जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे स्टेटमेंट को वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारी सिचुएशन को समझ रहे हैं
उन पर अगर कोई भी जबरदस्ती, दबाण, धाक, धमकी कुछ हुआ था, इनमें से वो परे हो रहे हैं, वो मुझे मदद कर रहे हैं। मेरा जो लॉयर है, वो लॉयर मेरी सिचुएशन को समझ रहा है, वो बड़े ही ईमानदारी के साथ मेरे केस को देख रहा है, संभाल रहा है और तैयार कर रहा है। वो जितना हो सके उतना मेरे केस में अंदर तक जाता है और सत्य को बाहर लाने का प्रयत्न कर रहा है। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरे केस को हैंडल कर रहा है। जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश महोदय मेरे केस को समझ रहे हैं। न्यायाधीश सत्य और असत्य को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। न्यायाधीश कहीं ना कहीं मेरी फेवर कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हां, ये इंसान दोषित नहीं है, और वो मुझे यहां बड़े ही आरामदायक सिचुएशन में, बड़े ही प्रेम भरे शब्द के साथ ये डिसीजन दे रहे हैं, आलाप निर्दोष है। ऐसे कुछ कबूलात आप कर सकते हैं, खुद के साथ कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। मैंने ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन दिया, इसमें बहुत सारे आप अंदर भी जा सकते हैं। जितना देख सकते हैं उतना देखिए। यही तो अफर्मेशंस है। और है क्या अफर्मेशंस? अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ सकारात्मक वाक्य को बोलना है, देखना है और फील करना है। दैट इज व्हाट द अफर्मेशन। अब यही चीज हो गई, मान लीजिए कि चोरी हो गई चीज, तो यही बोल सकते हैं, जिस किसी भी इंसान ने इस चीज को ले लिया है, हम चोरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि चोरी नेगेटिव वर्ड है। हम यही सोच के चलेंगे कि किसी भी इंसान ने ये अनइंटेंशनली लिया, उसका इरादा नहीं था, गलती से लिया हुआ है, और वो इंसान बस वही चीज मुझे वापस दे रहा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान मुझे ये चीज खुद आके दे या बाहर कहीं पे रख दे या कैसे भी करे। बस वो इंसान मेरी परिस्थिति को समझ रहा है, मैं उस इंसान को माफ कर रहा हूं। देखिए, जब तक आप माफी नहीं देंगे तब तक तो सामने वाला आपको चीज देगा कैसे वापस। तो ये भी जरूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, फिर हृदय से भी माफी होनी जरूरी है। आप उसको हृदय से माफ कीजिए। हो सके तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि उस इंसान की कुछ मजबूरी होगी जिसकी वजह से उसने आज मेरी वो चीज ली है। मैं चाहूंगा कि उस इंसान को मेरी ली हुई चीज मदद माफ कीजिएगा, मदद में आए, और उसका जो हेतु है वो परिपूर्ण हो, और वो इंसान मुझे अपनी चीज वापस लौटा दे रहा है। ऐसे कुछ बहुत सारे सिचुएशंस जो मैंने अभी बोले थे, जो मैंने बस इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप बेस को पकड़े तो बेस एक ही है, सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एक्शंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और काम तो होगा। कुदरत आपको मदद तो करेगी। हाँ, बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि कुदरत मदद मुझे एक दिन में करेगी, एक महीने में करेगी या एक साल में करेगी। कुदरत को मदद करनी ही पड़ेगी और वो करेगी, क्योंकि आप अपने सारे अफर्मेशंस में पॉजिटिव हैं। आप चोर को भी चोर नहीं बोलते हैं, दोषित को भी आप दोषित नहीं बोलते हैं, तो फिर कुदरत के सारे कानूनों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो कुदरत को, रेकी शक्ति को आपको मदद करनी ही पड़ेगी। तो ये वाली बात रहेगी मित्रों, ठीक है। फिर देखिए, जैसे न्याय की बात आ गई, अब यही बोल सकते हैं कि न्याय से बंटवारा हो रहा है। दूसरी बात, न्याय के साथ अगर किसी भी चीज का बंटवारा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि हम उसमें ये जोड़ दें कि जो बंटवारा हो रहा है ना, वो दोनों पक्ष को, या तो जितने भी सम्मिलित पक्ष हैं सबको खुशी दे रहा है, आनंद दे रहा है, सब हृदय से इस निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, मान लीजिए प्रॉपर्टी की बात है या और कोई भी बात है, आपने किसी भी चीज को हासिल कर लिया सत्य के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, लेकिन अगर सामने वाला नाखुश है तो फिर हमने क्या पाया? चीज पा ली, उस इंसान का प्रेम हमने नहीं पाया। तो मैं चाहूंगा मैं वो चीज को भी पाऊं, साथ उस इंसान का प्यार भी पाऊं। यही तो विक्ट्री है और यही तो मानवता है। हमें यही करना है।
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। व्यापार में कुछ खोट आ गई, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा अटक गया है, आप उस इंसान के प्रति अच्छे भाव डालिए। वो आदमी मुझे पैसा दे रहा है, वो आदमी अपनी जो भी कोई खराब सिचुएशन थी उसमें से वो जल्द बाहर आ रहा है, वो कैसे भी करके मेरे पैसे को थोड़ा 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 जोड़ जोड़ के भी मुझे दे रहा है। इसमें मित्रों ये भी क्वेश्चन हो सकती है कि कब तक करें, हमारा पेशेंस नहीं रहता है, हमारी सिचुएशन खराब है, हम कब तक यही भाव करते रहेंगे। दोस्तों, आपको कायदे के हिसाब से, भौतिकता के हिसाब से जो उस पर केस करना है वो कीजिएगा, साथ में आप इस तरीके से अफर्मेशंस कीजिए, इस तरीके की आप रेकी को पास कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं उसको असर करेगा। अगर आप मानते हैं कि रेकी काम करती है, आपके पेशेंट्स पर काम करती है, आपके क्लाइंट पर काम करती है, टच करें तो काम करती है, डिस्टेंस लेवल पर काम करती है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका अभी फिलहाल एक दुश्मन हो चुका है, उस पर काम क्यों नहीं करेगा? वो भी तो इंसान है, वो भी तो एक जीव है। और मैं जब तक मानता हूं तब तक यह है कि साइंस कभी भी गलत नहीं हो सकती, और न तो वो सिचुएशन या व्यक्ति के हिसाब से बदल सकती हैं। तो अगर अच्छा काम हम करते हैं तो रेकी का हमें कहीं ना कहीं परिणाम मिला है, तो अगर कोई खराब इंसान है हमारी नजर में अभी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रहा है, तो उस पर भी अगर अच्छे भाव डाले जाएं तो क्या परिणाम नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस आपको आप पर विश्वास होना चाहिए, रेकी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। फिर कोर्ट का बात आ गया। ऐसे ऑफिस में कोई दिक्कत है, मकान भाड़ुआ जो है, टेनेंट है, वो मकान खाली नहीं कर रहा है, तो अपन ये मान सकते हैं, वो अफर्मेट कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो रही है, उसे अच्छा सा मकान मिल रहा है, वो अच्छे से मकान में अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छी प्रगति के साथ आगे जा रहा है। हम ये क्यों बोले कि वो मकान खाली कर रहा है? जी नहीं, मकान को हमें सिर्फ खाली नहीं करवाना है, हमें ये देखना है कि वो अगर इस मकान को खाली करें तो साथों साथ उसकी प्रगति भी होनी चाहिए। हम इतने तो स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम सिर्फ हमारा ही देखें और हम ये देखें कि भाई मुझे कैसे भी करके मेरी मकान मिल जाए, तेरी जो सिचुएशन है तू निकल। हम ये नहीं कर सकते। आज कोरोना की वजह से अगर आप मार्केट को देखें, सिचुएशन को देखें, अर्थव्यवस्था को देखें, बहुत सारे मजदूर लोग अगर अपने गांव चले गए, उसका एक कारण यह भी था कि मकान मालिकों ने मकान खाली करवाया था। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मकान मालिक की भी कुछ तकलीफें हैं, होगी, लेकिन आप खुद सोचिए अगर ऐसा होगा तो वो इंसान कहां जाएगा। लेकिन हम खाली करवा सकते हैं अच्छे भाव के साथ। आप अच्छे भाव डालिए कि उसको अच्छी सी जगह मिल रही जहां जाके वो और प्रगति करेगा, कितना प्रेम रहेगा। देखिए, दुश्मनी से या द्वेष करने से तो कुछ हासिल करने से रहे, लेकिन प्रेम वो एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर उसमें नहले पे दहला, या तो जिसे बोलते हैं ना कि सोने में सुगंध का बलना, उसमें रेकी शक्ति अगर ऐड हो गई आपके इसी सोच में, तो सोचिए आप कहां पर होंगे। हाँ, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर पैसा फंस गया, मैं उसके बाद बोल दी, कोई चीज अगर चोरी हो गई उसके लिए भी बात हो गई, तो मेरे हिसाब से शायद तक इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। एक 22 साल का लड़का ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई घर में आनंद, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य के लिए अगर कुछ रेकी के अफर्मेशंस अगर बोलने हैं या बनाने हैं तो वो क्या हो सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसे हम बोल सकते हैं जनरल प्रोस्पेरिटी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो आप सिर्फ ये फील कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन इन्होंने किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनके घर में या तो उनके आसपास में या तो उनके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं घर में कुछ विवाद होता होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं मालूम है, जैसे अफर्मेशन के लिए हम ये बोल देते हैं कि भाई मान लीजिए कि आनंद, तो सब हम यही सोचेंगे बस सब व्यक्ति आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। या दूसरा उनका जो क्वेश्चन था शांति, तो हर एक व्यक्ति शांतिमय जीवन परिपूर्ण तरीके से जी रहा है। ऐसा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि हो सके तो जब भी आप अफर्मेशंस बोलें तो उस प्रॉब्लम के मूल में जाइए। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है,
और फिर आप उसको अफर्म कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तब जाके वो काम करेगा। हकीकत ये है, अगर मान लीजिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो लॉजिकली क्या कारण हो सकता है, तो हम ये देख सकते हैं कि विचार या तो मनभेद होता है, विचार भेद होते हैं या तो मनभेद होते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि झगड़े की जगह पे हमने जैसे बोला कि आनंद से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं मानता हूं कि हम कुछ इस तरीके से बोले, लेकिन हम उसके जो मूल हैं अगर उसको सोचे कि भाई उनका जो विचार भेद है या तो मनभेद जो है वो खत्म हो रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए बात नहीं है, एक साल के लिए बात नहीं है। हम हमारी रिलेशन की बॉन्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मूल में तकलीफ है क्या हम उसी को कहीं ना कहीं काट दे तो उसका परिणाम खुद ब खुद आनंद आएगा। आज हम आनंद के लिए अगर ये अफर्मेशन करें कि आनंदित जीवन हो रहा है, इसकी जगह पर अगर हम मूल में जाके उस मूल को ही सुधार दे तो रिजल्ट आनंद, शांति ये भी आ जाएगा। देखिए, अब शांति नहीं है उसका वापस एक कारण ये भी हो सकता है विचार भेद है, मनभेद है, उचाट है। हम जब भी किसी को देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं तो कहीं ना कहीं द्वेष आ जाता है। तो हम कुछ ऐसा करें। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप अफर्मेशंस अगर बनाते हैं, अगर लिखते हैं, अगर विजुअलाइज करते हैं तो हो सके तो उसको मूल में जाइए। हाँ, जहां पर मूल में नहीं जा सकते हैं, आपके पास वो माहिती नहीं है या वो आपके कुछ रिलेटिव्स नहीं है या ऐसा कुछ भी है तो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उनका जीवन आनंद में व्यतीत हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो रहा है। हर एक फैमिली का सभ्य, हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से मिल रहा है, वो जुल रहा है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हाँ, तो हम इस तरीके से जनरल तरीके से वहां पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसे परिवार एक बने, ये भी अपन बोल सकते हैं। इन्होंने ये किया कि परिवार एक नहीं है, उसको जॉइंट करना है, ऐसा करके भी उनका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यही कि कहीं ना कहीं विखवाद है, या तो प्रॉपर्टी का कोई विखवाद हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आगे बता दिया। आप इस तरीके से पहले प्रॉपर्टी के बारे में कीजिए और फिर इसके लिए कीजिए कि भाई वो एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे को प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जन कल्याण के लिए। मैं चाहूंगा कि भविष्य में हम कभी भी अगर चांस मिले तो एक जगत कल्याण के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, एक अच्छे से भाव डालेंगे। वैसे ये एक राइट टाइम है, कोरोना का जो जिसे बोलते हैं कि महामारी फैली हुई है, इसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं आज अगर समय हमें कैसे परमिट करता है, उस हिसाब से हम पक्का आगे मेडिटेशन लेंगे। जगत कल्याण के लिए इनका एक भाव है, तो क्या करेंगे हम? जगत कैसे होगा? क्या हम सिर्फ यही बोलेंगे जगत का कल्याण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है? इसे और दूसरा वाक्य क्या निकाल पाएंगे जगत कल्याण के लिए? तो हम ये कर सकते हैं कि जगत का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ओके फाइन, तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक इंसान ईमानदार बन रहा है। तो खुद ब खुद मान लीजिए हर एक व्यक्ति अगर ईमानदार हो गया तो खुद ब खुद जगत में भ्रष्टाचारी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो हमें यह नहीं बोलना कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ब्लैक मनी कम हो रहा है। देखिए, जैसे ही मैं ईमानदार हो गया तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया, लांच रुश्वत खत्म हो गया, ब्लैक मनी कम हो गया। सीधी सी बात है। तो थोड़ी सी तो बनियागिरी कर सकते हैं ना अपन। हाँ, तो हम मूल में अगर जाते हैं तो भ्रष्टाचार कम हो रहा है। पैरेलल हर एक इंसान अपने नैतिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वापस पॉलिटिक्स में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है और न तो मेरा इतना नॉलेज भी है, लेकिन लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी जी ने बात किया था टैक्स पेयर के बारे में तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। वापस मैं किसी नहीं पढ़ना चाहता, न तो हमें उसमें डिबेट करनी है, लेकिन एक बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये थी सिर्फ कि भाई अगर हर एक व्यक्ति अपना टैक्स अपनी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट को पे करे
तो भी कहीं ना कहीं हम जन सेवा ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन टैक्स दिया, गवर्नमेंट उसको आगे पहुंचाएगी। अब आगे ये हमें नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट कितना ईमानदारी के साथ पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है। हमारा काम, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो भी एथिक्स हैं, उसी पर हमारा ध्यान टिका रहना चाहिए। आगे क्या हो रहा है ये हमारा काम नहीं है। प्लीज तो इसको थोड़ा पॉजिटिव लीजिएगा। तो हर एक व्यक्ति अगर नैतिक बन रहा है, प्रामाणिक बन रहा है, हर एक को सद्बुद्धि मिल रही है, आज जगत का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं छोटी छोटी लड़कियों के साथ, जो 6 महीने 8 महीने 1 साल की लड़की, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। कितनी विकृति है। हम हमारे नजरों के सामने ये सब देखते हैं, समाचार में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज चैनलों में आता है। कितनी खराब चीजें। आज एक लड़की को अपने बाप से भी डरना पड़ता है। उसका बाप कब हैवान हो सकता है कि उस बच्ची को भी नहीं मालूम। कब किसी की नजर उस पर गिरेगी ये उसे नहीं मालूम। बहुत सारी गंदगी है, मैं मानता हूं। बस हम उस गंदगी को दूर करने वाली चीज जो हमारी कुबुद्धि है, उसको सुबुद्धि में हम कन्वर्ट करें। मैं चाहता हूं कि हम ये देखें कि जगत के सारे लोग अच्छी बुद्धि वाले हो रहे हैं, सुबुद्धि वाले हो रहे हैं। कोई खराब चीज नहीं, बस वो अपने तरीके से ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं। तो हम इसमें आगे जा सकते हैं। आतंकवाद, ठीक है, अगर हम प्रेम शांति से रहेंगे, आतंकवाद वगैरह खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम प्रयत्न तो करें। मुझे नहीं मालूम इसकी इंपैक्ट, देखिए हर एक कोई एक डिसीजन होता है ना, उसकी इंपैक्ट दोनों तरफी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हो सकता है कि हम आतंकवाद का अगर सामना ना करें तो हम पर हावी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सामना करना होगा तब करेंगे। लेकिन अभी तो अच्छे भाव तो डालें कि कम से कम वो इंसान सुधर रहा है, हम सुधर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरी आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि जो जो इंसान को रेकी आती है, जो मेरे दर्शक अभी हैं जिनको भी रेकी आती है, हो सके तो सुबह शाम मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग जगत के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हो सके उतनी अच्छी सी प्रार्थना करें। वो काम करेगी। आप अगर यूनिवर्स को हुक्म करेंगे, यूनिवर्स को करना पड़ेगा। और जो अभी दर्शक हैं जिनको रेकी नहीं आती, तो ये तो नॉर्मल है। आप ऐसे भी भाव कर सकते हैं कि भाई हर एक दुनिया के हर एक इंसान शांत हो रहा है, अपना अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है। चाहे आपको रेकी नहीं आती, चाहे आपके पास रेकी के सिंबल्स नहीं है, ये कीजिए प्लीज। ये मेरा नम्र निवेदन है आप सभी से। आगे के प्रश्न में चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कि भाई अच्छे संजोग हैं, जैसे शुभ या अच्छे संजोग, या तो कोई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, तो हम किस तरीके से अफर्मेशंस दे सकते हैं। इसके लिए है कि हम सिचुएशन को देखें और देखें कि मेरी जो डेवलपमेंट है, या तो आप जिस किसी भी इंसान के लिए रेकी पास कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए सही संजोग उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सारे संजोग, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है। और सभी जो भी कायनात की जो भी एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्स के जो एलिमेंट हैं, वो कैसे न कैसे करके आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। बस आपको ये करना है। जैसे खराब सिचुएशन आ गई, ठीक है ना, तो इसके लिए हमने किसको जिम्मेदार ठहराया? यूनिवर्स को, हमारे ग्रह नक्षत्र को, हमारे नसीब को। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर हमने बहुत सारे ब्लेम किए हुए हैं। आज मैं चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से आप किसी को ब्लेम करने के लिए, अगर आप किसी को ढूंढते हैं, इसी तरीके से आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए भी किसी को ढूंढिए। तो वो कुदरत है, वो भगवान है। आपकी सिचुएशन खराब हो गई, भगवान ने किया। आपकी अच्छी सिचुएशन होगी तो भी भगवान ही करेगा। क्यों? खराब सिचुएशन थी तब भी आप थे, आप कुछ नहीं कर पाए। तो अच्छी सिचुएशन में भी आप हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
कुदरत पर छोड़ दीजिए, अच्छे भाव डालिए। 1 मिनट इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि आपको आपका प्रयास नहीं करना है, बैठे रहना है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग अभी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप आपकी जितनी भी ईमानदारी से जो प्रयत्न करने वो तो करना ही करना है, इसके बाद जाके आपको कुदरत पर छोड़ देना है। ये आप खास ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे कोई सिचुएशंस आपको मिल रहे हैं, आपको अच्छा कोई गाइड मिल रहा है, आपका स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, कोई आर्चेंजल, कोई देव देवी, कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल रहा है जो आपको अच्छा सा मार्गदर्शन दे रहा है और उस खराब सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं। कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, आप बाहर निकल रहे हैं। बस उसको विजुलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए। मुझे विश्वास है कि जब आप ये फील करेंगे, जब इसको विजुलाइज करेंगे ना, तो अगर आपकी खराब सिचुएशन है फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई इंसान का क्लिक होगा, कोई इंसान आपको दिखेगा, कोई चीज आपको दिखेगी और पक्का बस खत्म, आपकी खराब सिचुएशन के दिन चले जाएंगे, वो इंसान आपका हाथ पकड़ लेगा। मैं एक अच्छी सी एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान जिसकी बीवी बहुत बीमार थी, उसको अस्पताल में दाखिल करना ही पड़े, ये वाला सिचुएशन था। डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तत्कालिक, और आप पैसे जमा करके अस्पताल में आ जाइए, हम ऑपरेशन कर देंगे। वो बेचारा गरीब इंसान था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसको भगवान में श्रद्धा जबरदस्त थी, दृढ़ श्रद्धा थी। वो सीधा अपने बीवी के साथ मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद भगवान के सामने बैठता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे तेरे में बहुत विश्वास है, अब इसका जीवन, हमारा जीवन भगवान मैंने आपको सौंप दिया, और मुझे विश्वास है कि तू कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तू आएगा या अपने किसी फरिश्ते को भेजेगा। वो इंसान सुबह से बैठा था, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, शांति से बैठा है, बिंदास। दूसरी तरफ उसकी बीवी की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, वो इसको देखता है, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ निश्चय, उसका भगवान प्रति विश्वास कम नहीं होता है, वो बैठा रहा। दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि अचानक एक सेठ थे, उनको रात को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा हुआ कि वो बस ऐसे ही कहीं ना कहीं जैसे सोते थे, जागते थे, यहां पर घूमे, वहां पर घूमे, बहुत ट्राई किया। ऐसा वैसे कभी सेठ को कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि वो भी बड़े दिल के भले नेक इंसान थे। और क्या मालूम, इनको इस बार ऐसा लगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या चीज है या क्या हो रहा है। तो पोजीशन ये हो गई कि उनको अचानक ऐसा हुआ कि चलो एक काम करता हूं, मैं अभी बाहर निकलता हूं, घर से बाहर निकलूं, थोड़ा इस माहौल से बाहर निकलूंगा तो थोड़ा सही रहेगा। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बाहर निकले। जिस मंदिर में ये इंसान बैठा था उसी मंदिर से वो पसार हुए और उन्होंने भगवान की प्रतिमा जी को देखा। हुआ चलो अच्छी बात है, भगवान से थोड़ा सा मिल लेता हूं, भगवान की मैं थोड़ा सा प्रार्थना कर लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं। वो इंसान गाड़ी से बाहर निकलता है, भगवान के दर्शन करता है। जैसे ही दर्शन करता है, उसने उस व्यक्ति को देखा और अचानक उसने पूछा भाई क्या हुआ। तो व्यक्ति ने अपनी दुख भरी जो भी दास्तान थी वो बताई। नॉर्मली सेठ जो थे वो कभी भी रात को जब भी निकले तो वो वॉलेट, पर्स लेके नहीं निकलते थे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी में पर्स रह गया था। इंसान से पूछा और फिर बात की, ओके फाइन, मेरे पास तो अभी पर्स नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे करके वो जैसे एज इफ कि उन्होंने कुछ ध्यान में नहीं लिया, वो दर्शन करके निकल रहे थे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयत्न किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो इन्होंने जो बाजू का जो अपना से उनको वॉलेट मिला जिसमें 10,000 रुपए थे, और सेठ को लगा कुदरती तरीके से भगवान मुझे कुछ यहां पे अंदेशे दे रहा है। तुरंत सेठ बाहर निकले, उस इंसान को 10,000 रुपया दिया और बताया तू अपना ऑपरेशन कर ले। और ऑन द स्पॉट उस इंसान ने यह बताया,
भगवान मुझे मालूम था तू आएगा, और सेठ आप ही मेरे भगवान हैं। तो ये अपने अपने विश्वास की बातें हैं, लेकिन फिर भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास ना होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कोई गाइड वगैरह आपको मिल सकते हैं, आपको एंजल्स मिल सकते हैं, देवी तत्व का भी आपको अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि खराब सोबत, संगत जिसे बोलते हैं, खराब संगत है या तो कुछ खराब आदतें हैं, तो उसमें से अगर बाहर निकलना है तो हम कैसे निकल सकते हैं? सिंपल, अगर आपको यह एहसास है कि यह सब खराब है तो छोड़ दीजिए। नहीं छूटता है तो ठीक है, प्रयत्न कीजिए और साथों साथ अपने खुद के साथ ये प्रॉमिस कीजिए, ये कमिटमेंट दीजिए कि कैसे भी करके मैं इस सिचुएशन से निकलूंगा, मैं अच्छा बन रहा हूं, मेरी ये जो आदतें हैं वो अच्छे में परिवर्तित हो रही हैं। मान लीजिए सिगारेट का आपको आदत है, नहीं छूटती है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे छोड़ना है, तो जब भी सिगारेट पीने की इच्छा हो प्रयत्न कीजिए, फिर भी पीनी ही पड़े पीते जाइए, खुद से बात करते जाइए, आलाप सिगरेट नहीं पीनी है यार, ये अच्छी चीज नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, आलाप प्लीज तू खुद से ये वादा कर कि मैं आज के बाद सिगरेट ना पीऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ रिग्रेट। जब भी रिग्रेट टोन में आप रहेंगे खराब चीज के लिए, तो वो आज नहीं तो कल या 50 सिगरेट पीने के बाद भी निकल सकती है। लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए कि वो खराब है, आपका यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे इसमें से निकलना है, तभी आप निकल सकते हैं, वरना आप नहीं निकलेंगे। जब आप खुद को ही कहीं ना कहीं ये बैकिंग देंगे, आप एक्सप्लेनेशंस देंगे कि सिगरेट तो पीनी ही चाहिए, अब मैं क्या करूं, जब मैं छोटा था तब से मैं पी रहा हूं, अब तो नहीं छूट सकती है, इतनी टेंशन है, तो टेंशन को रिलीज करने के लिए मुझे सिगरेट चाहिए। ऐसे कोई भी एक्सप्लेनेशंस या तो एक्सक्यूजेस मेहरबानी करके खुद को मत दीजिएगा, वरना आप इस खराब आदत से नहीं निकल पाएंगे। और फिर खुद को ये देखिए कि आलाप एक व्यसन मुक्त व्यक्ति बन रहा है, आलाप को किसी भी व्यसन की जरूरत नहीं है, आलाप हर एक सिचुएशन में व्यसन मुक्त रह सकता है, रह रहा है। बस ऐसे ही कुछ चीजें आप कीजिए, सोचिए, देखिए, परिणाम पक्का आपको मिलेगा, बट आई एश्योर यू। आगे का जो क्वेश्चन है मित्रों, उसमें हमें यह पूछा गया है कि भाई जैसे भय, शंका, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, एक थोड़ी सी दुखद चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना की जो महामारी है उसमें बहुत से इंसानों की जान गई, बहुत से लोगों को ये डैमेज हुआ, डिस्टर्ब हुए हैं। देखिए, जिस इंसान को कोरोना हुआ वो तो सफरर है ही है, वो तो विक्टिम है ही है, लेकिन साथ साथ एज अ हीलर अभी इतने सारे मेरे पास केसेस आ रहे हैं कि घर में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना है, तो जो दूसरी व्यक्ति हैं, जो दूसरे स्वस्थ हैं, उनको एक भय लग रहा है, एक डर लग रहा है, हमें कोरोना हो जाएगा तो, जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ वो मर जाएगा तो हमारा आगे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जीवन अंत हो जाएगा, सबको अलग अलग रूम में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा है तो उसको क्वारंटाइन कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बिलीव मी, मार्च महीने से ये जो कोरोना का कहर हम पर जो आया है, तब से आज तक मेरे पास कोरोना के केसेस, कोरोना का डर का केसेस और डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। इकोनॉमी की वजह से भी कुछ केसेस आए हैं, बिजनेस के लिए, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन ये बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूंगा कि ये जो वास्तविकता है इसको हमें एक्सेप्ट करना है और उसके सामने हमें फाइट करनी है। तो प्लीज मेहरबानी करके कृपया जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में मत सोचिए। कई बार ये होता है कि कोई इंसान है, जैसे कल मेरे क्लाइंट ने मुझे फोन किया कि सर मेरा जो कलीग था, जो मेरे पीछे बैठता था, अब उसको कोरोना हो गया है और वो होम क्वारंटाइन हो गया, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा ना, खत्म। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं मानता हूं कोरोना के कुछ ऐसे भी सिम्टम्स नहीं होते और सीधा केस आ जाता है, लेकिन
हमारी जिम्मेदारी है प्रिकॉशंस रखना। प्रिकॉशंस रखिए, डर को आप पर हावी मत होने दीजिए। आप सभी को मालूम है कि एक बार अगर डर आप पर हावी हो गया तो वो तो काम करेगा, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर यूनिवर्स में आप ये बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं और यूनिवर्स काम करती है, तो जब आप ये बोलते हैं कि मैं डर रहा हूं, तो यूनिवर्स काम क्यों नहीं करेगी? यूनिवर्स के पास कोई भेजा नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, तो यूनिवर्स ऑलवेज ये करेगी कि आपने जो बोला तथास्तु। यूनिवर्स ये काम करेगी। तो कृपया ऐसा मत सोचिए और फिर अपना माइंड को डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे कई लोगों ने भूकंप के बारे में बात की है, हुल्लड़ जो भी कुछ हो रहे हैं, निष्फलता के बारे में बात करते हैं। अरे यार, आपने अभी कोई मूवमेंट चालू नहीं की, उससे पहले निष्फलता क्यों सोच रहे हैं? तो प्लीज ऐसी सब चीजों को आप मत सोचिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे और भी सेशंस होते हैं, तो उसमें ये भी बोलते हैं कि सर आप तो बोल दिए कि पॉजिटिव रहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में हम बैठे हैं उसमें हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? ओके फाइन, आई अग्री। आप तो क्या करेंगे? सिचुएशन खराब है, आपके हाथ में कुछ है, कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं तो कीजिए। अदरवाइज ये नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, वो मल्टीप्लाई होगी और वो आपको भी अफेक्ट करेगा, आपके साथ वालों को भी अफेक्ट करेगा। दुख की बात है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बुजुर्ग लोग, ये सब कैटेगरी के लोग आज मेरे पास स्ट्रेस के लिए आ रहे हैं, डर के लिए आ रहे हैं। मैंने मेरे फेसबुक पर इसीलिए मैं जानबूझ के कुछ ऐसे मैं पोस्ट भी डालता हूं कि जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि जीवन को कैसे जीना है। वो सारे के सारे वो मेरे मौलिक सोच हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो जरूरी क्यों है कि आप नेगेटिव सोचें? क्यों अच्छा नहीं सोच सकते हैं? सोचिए। जब तक आपका लास्ट एफर्ट, आपका लास्ट सोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक कीजिए। फिर तो जो है वो होगा। जो पहले भी हो सकता था हमने उसको एक्सटेंड किया। मान लीजिए आपकी जो कोरोना की वजह से जो मौत है वो 5 दिन पहले आने वाली थी, आज मैं पॉजिटिव हूं तो वो 5 दिन के बाद आएगी। ठीक है, आई 5 दिन मैंने एक्सटेंड किया, ये मेरा विनिंग स्ट्रोक है, ये मेरी जीत है। ये जीत को समझना पड़ेगा आपको। आप आपकी जीत को ही नहीं समझते हैं। आपकी जीत किस में है, आपकी सफलता किस में है? हम क्या करते हैं, हम सिर्फ निष्फलता को ही बेस बनाते हैं। हमें हमारी पोटेंशियलिटी नहीं मालूम, हमें यह नहीं मालूम कि हम क्या कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं पक्का, लेकिन कुदरत ने जो तय किया, परिणाम आ गया, इसके बाद रिलैक्स। और हम कुदरत के सामने फाइट नहीं दे रहे हैं, यह समझ लीजिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कुदरत के सामने हम तलवार लेके निकले और बोले कुदरत तू आ जा, चल मैं तेरे को आज दिखा देता हूं। कुदरत का रिस्पेक्ट करना है। आज जो भी कुछ चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं कुदरती कुछ इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं जो हमारी वजह से हैं। ठीक है, उसको डिटेल में मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहिए, यह जरूरी है। डर आपको आपकी मौत से पहले मार देगा। डर आपको हर रोज धीरे धीरे मारेगा। इट्स अ लिटिल बिट पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। मेहरबानी करके डर को आप पर हावी मत होने दीजिएगा। ठीक है, जिंदगी को चैलेंज कीजिए। जिंदगी को ये बोलिए, जिंदगी चल आजा, आज तू और मैं आमने सामने आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से तू मुझे हराती है, या अगर मैं हारता भी हूं तो भी मैं कैसे जीतता हूं वो तुझे मेरी मैयत में देखने को मिलेगा। ये चैलेंज कीजिए जिंदगी को, आजा जिंदगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ चीजें हैं, तो इसमें डर के लिए तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। कभी चांस मिलेगा तो पक्का हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे ही कोई चीज है तो जिसमें जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन है, तो एक काम करें, थोड़ा सा हम मेडिटेशन पहले कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म होने आ रही है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट ले लेता हूं। मान लीजिए एक भाई साहब ने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मौत के नजदीक पहुंची है तो उसके लिए कैसे रेकी पास की जाए। मैं कुछ अब सिलेक्टिव क्वेश्चंस को ले रहा हूं। सबसे पहली बात,
डॉक्टर ने बोल दिया, आपको फील हो रहा है, ठीक है, हम उसके लिए सबसे पहले ये अफर्मेशंस करेंगे कि वो व्यक्ति अपने सर्व प्रकार के दुख से, दर्द से मुक्त हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है बोल सकते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि वो स्वस्थ कैसे होगा। कोई बात नहीं, बोलिए, कोई हर्ज नहीं है। वो अपनी हर एक इच्छाओं से परी हो रहा है, मुक्त हो रहा है, जिसे परे बोलते हैं। बस क्योंकि उसका कारण यह है कि जब दोस्तों मौत आती है और अगर हमारी कोई इच्छा है, कोई अपेक्षा है, कोई सपने अगर अधूरे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी मौत को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो हम ये काम करेंगे, ये सोच बनाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो रहा है। राग, द्वेष, विषय विकार कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हमें शांति से मरने भी नहीं देते हैं। कई बार आप लोगों ने कई लोगों को ये सुना होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान का किसी और औरत के साथ कुछ चक्कर है, अफेयर है, तो उस इंसान की जो बीवी है वो सामने वाली लड़की को ये बोलती हैं कि तेरा तो कुछ भी हो जाए, इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में मैं नागिन होके तुझे डसूंगी और तुझे मारूंगी। समझ में आ रहा है आपको? आपने भगवान से आपका अगला भव, अगला जन्म तय करवा लिया। आपको अब इंसान नहीं बनना है, आपको सांप बनना है, आपको सर्प बनना है। क्या ये लॉजिक है कोई? प्लीज। तो लास्ट टाइम पर अगर उसे किसी से राग है या द्वेष है और उसमें अगर वो कोई व्यवहार अपना बांध देता है तो वो आगे मुक्त नहीं हो पाएगा, वो न तो हमें मुक्त होने देगा। तो हम ये बोल सकते हैं आपके जितने भी अधूरे सपने हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, हम अच्छे तरीके से उसको परिपूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। आप अब इस देह को, आप अब इस दुनिया को त्याग कर आप वैकुंठधामी, मोक्षधामी, स्वर्ग में जाए। ये अच्छे से हम चीजें सोच सकते हैं उनके बारे में कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अगर अटका है तो उसे बाहर निकलेगा। अगर व्यक्ति कॉमा में है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर व्यक्ति कॉमा में है तो भी हम ये कर सकते हैं। कॉमा में होने के बावजूद भी उसका जो मन है, आंतर चेतना होती है, वो काम करती है। तो अगर वो कहीं पर भी ऐसा रुका हुआ है तो हम उनके लिए भाव डाल सकते हैं कि कृपया आप इस देह को छोड़ के जाए, कृपया आप आपकी आगे प्रगति करें, कृपया आप जिस किसी भी गति में जाए, जिस किसी भी योनि में जाए, वहां से आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आपकी तरह हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति हो। आप ऐसे ही आशीर्वाद हमें देते रहिए। तो कुछ ऐसी बातें हम कर सकते हैं। वहां पर हमें कहीं पर किसी के साथ राग द्वेष में नहीं आना है। और अगर हमें मालूम है कि उस इंसान का किसके प्रति राग या द्वेष है तो उस इंसान का नाम बोलिए कि भाई आपका राग दिनेश भाई से अब कम हो रहा है, या तो आप दिनेश भाई के राग से परे हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी चीजों को सीखते जाएंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत ना होगी, वो अंदर से ही सारी चीजें आएंगी। तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि वो मुक्त हो रहे हैं, उनका जीवन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया में संपन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ एक प्रश्न है, जैसे एक काम कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। प्रश्न है, फिर कभी फ्यूचर में चांस मिला तो हम पक्का उसको लेंगे। वापस आप किसी अच्छे से शांत जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे, इस तरीके से बैठे। आज हम मेडिटेशन करेंगे मिच्छामि दुक्कडम पर, सॉरी पर करेंगे। देखिए, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ आपका पंगा हुआ है, द्वेष हुआ है, कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है, आंखें बंद कीजिए और उस हर एक इंसान को याद कीजिए। उसने आपको माफ किया ना किया, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसे हमें नहीं देखना है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। आपका काम उस इंसान को माफी देना है, चाहे वो एज में कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है। लेकिन हम
इस इंसान को कहीं ना कहीं माफ करेंगे, हम ये सोचेंगे। इस तरीके से आप एक ध्यान कर सकते हैं। वो मान लीजिए कि आपने कितनी भी बार माफी मांग ली, फिर भी वो इंसान आपको माफ नहीं कर रहा है। पर्सनल लेवल पर आप गए, वहां जाके माफी मांगी, फिर भी वो इंसान आपको माफ नहीं कर रहा है, माफी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन हृदय से उस इंसान की माफी मांगेंगे। सिचुएशन जो भी था, हमने सही किया, गलत किया, लेकिन वो एक हकीकत है कि उस इंसान ने हमारे साथ द्वेष कर लिया, उस इंसान ने हमारे साथ दुश्मनी ले ली। तो बेहतर है कि अगर हमें प्रेम से जीवन जीना है, या तो हमारी मौत को हमें अच्छे सिले से एक अलग दिशा में लेके जाना है, तो आज हम हमारे साथ के जितने भी इंसान हैं उन सभी को माफी दे रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई जानवर है जिनका मैंने कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कुत्ता होता है तो हमने उसको लाकड़ी मार दी, गाय होता है उसको हट हट करके या तो उसको भी एक लाकड़ी मार दी, बहुत से ऐसी चीज़ें की हैं। या तो फिर टर्माइट की हमने कोई प्रोसेस की, हम घर में जीव जंतुओं के लिए जितने भी केमिकल प्रोसेसेस करवाते हैं, बहुत सारे जीव मरते हैं। आज उस सभी जीवों को याद करके मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये निश्चय करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य न करूँगा जिसकी वजह से, मेरी वजह से किसी को द्वेष हो, मेरी वजह से किसी का जीवन बर्बाद हो, मेरी वजह से किसी का निधन हो। बस ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं दोस्तों। इसको और डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन समय मर्यादा भी हमारे पास है, तो आप इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते रहिए। हम वापस अगले शनिवार को 4 बजे इसी लाइव सेशन में मिलेंगे। आप ऐसे ही मुझे प्रेम देते रहिए, ऐसे ही मुझे मिलते रहिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहे और ऐसे ही मस्त मजे की जिंदगी जीते रहिए। यही आप सभी से एक निवेदन है। धन्यवाद। आपका रेकी गुरु आलाप दोषी। नमस्ते।